हेलो दोस्तों, मैं नवनीत आपका विश्ववाक्य यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम जिस मुद्दे पर बात करने वाले हैं वह है इलेक्टोरल बॉन्ड। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा इलेक्टोरल बॉन्ड्स को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया है और एसबीआई को इससे संबंधित समस्त जानकारियां उपलब्ध कराने का आदेश दिया हुआ है। तो दोस्तों, चलिए आज हम जानते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड है क्या और ये चर्चा में क्यों है, इलेक्टोरल बॉन्ड की शुरुआत कब हुई, इलेक्टोरल बॉन्ड लाने का उद्देश्य क्या था सरकार का और इसके विरोध के क्या कारण रहे। इसकी वर्तमान स्थिति पर भी हम चर्चा करेंगे और साथ ही एसबीआई द्वारा जारी डाटा का एनालिसिस भी करेंगे और इसके अतिरिक्त इसमें पाकिस्तान का क्या एंगल है इसे भी जानेंगे। अंत में निष्कर्ष में पहुंचेंगे और वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख है इस पर भी हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, चलिए जानते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड आखिर है क्या। इलेक्टोरल बॉन्ड एक तरह का मनी इंस्ट्रूमेंट होता है जिन्हें भारत के व्यक्तियों और कंपनियों द्वारा खरीदा जा सकता है, जिसके माध्यम से वह व्यक्ति अथवा कंपनी देश के पसंदीदा राजनीतिक दल को चुनाव हेतु आवश्यक धन उपलब्ध कराता है, जिससे वे मदद से चुनाव लड़ने में खर्च कर सकते हैं। ये बॉन्ड एसबीआई के चुनिंदा 29 शाखाओं से ही खरीदा जा सकता है, जो 1000 से लेकर 1 लाख, 10 लाख अथवा 1 करोड़ के हो सकते हैं, जिसकी वैधता मात्र 15 दिन होती है। इसका मतलब यह है कि अगर 15 दिवस के भीतर इसे नहीं बनाया जाता तो यह राशि खुद ब खुद प्रधानमंत्री राहत कोष में ट्रांसफर हो जाता है। इस बॉन्ड की खासियत यह है कि इसमें उसे खरीदने वाले का नाम नहीं होता और इसकी गोपनीयता का पूरा ध्यान रखा जाता है। इस बॉन्ड्स को बनाने का अधिकार केवल ऐसी पार्टियों को होता है जिन्होंने पिछले लोकसभा अथवा विधानसभा में कम से कम 1% मत प्राप्त। तो चलिए जानते हैं हम कि आखिर ये इलेक्टोरल बॉन्ड चर्चा में क्यों है। दोस्तों, 15 फरवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड को सूचना के अधिकार, जो कि संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) में वर्णित है, का उल्लंघन माना और असंवैधानिक घोषित कर दिया। इसके बाद एसबीआई को बॉन्ड खरीदने वालों और उसे भुनाने वालों पार्टियों के नाम 12 मार्च तक इलेक्शन कमीशन को सौंपने का आदेश दे दिया। 12 मार्च को एसबीआई ने बॉन्ड खरीदने और भुनाने वाली पार्टियों की लिस्ट अलग अलग इलेक्शन कमीशन को सौंप दिया, जिसे इलेक्शन कमिश्नर ने 15 मार्च की बजाय 14 मार्च को ही सार्वजनिक कर दिया। दोस्तों, जैसा कि आप इस न्यूज आर्टिकल में देख रहे हैं, चुनावी बॉन्ड मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, एसबीआई को कल शाम तक देना होगा ब्यौरा। इलेक्शन कमीशन 15 मार्च तक जिसे पब्लिश करेगा। इसके अतिरिक्त आप यहां पर जी बिजनेस का आर्टिकल भी देख सकते हैं, जिसमें एसबीआई पर सुप्रीम कोर्ट तक कल शाम तक देना होगा इलेक्टोरल बॉन्ड का ब्यौरा। यहाँ पर एक और खबर है बिजनेस टुडे का, जिसमें लिखा हुआ है एसबीआई कंप्लाइज विद सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर, सेंड्स ऑल इलेक्टोरल बॉन्ड डाटा टू इलेक्शन कमीशन। इसका मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर एसबीआई ने जितने भी डाटा थे उसे इलेक्शन कमीशन को सौंप दिया है। तो चलिए दोस्तों, हम जानते हैं कि आखिर इलेक्टोरल बॉन्ड कहां से शुरू हुआ और इसे लाने का सरकार का उद्देश्य क्या था। तो पूर्व वित्त मंत्री स्वर्गीय अरुण जेटली इसके प्रणेता माने जाते हैं। इसकी शुरुआत 2017 से हुई और कानूनी रूप से यह 2018 से लागू हो गया। इसका उद्देश्य चुनावी फंडिंग में पारदर्शिता लाना, काले धन और पिछले दरवाजे से होने वाले फंडिंग पर रोक लगाना, विदेशों से आने वाली चुनावी फंडिंग को रोक लगाना था। इसके अतिरिक्त सरकार ने इस योजना को आधुनिक भारत का चुनावी सुधार भी बताया था। कुल मिलाकर सरकार ने इसे बहुत ही अच्छा कदम बताया था, जबकि विपक्ष इसका विरोध कर रहा था। अच्छा, चलिए जानते हैं कि इसका विरोध क्यों हुआ। विरोध होने का सबसे पहला कारण था कि चुनावी बॉन्ड खरीदने वाले की गोपनीयता केवल साधारण व्यक्ति और विपक्ष के लिए था, जबकि सत्ताधारी पार्टी के पहुंच में था। इसका मतलब यह है कि सत्ता में बैठी हुई सरकार को यह सब पता होगा कि बॉन्ड्स कौन खरीद रहा है और किस पार्टी को दे रहा है। इससे स्पष्ट रूप से स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव पर सवालिया निशान खड़े हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ सेल कंपनियां बनने का भी इसमें खतरा था, जिसमें जो भी कंपनियां डायरेक्ट किसी पार्टी को चंदा नहीं देना चाहती थी, वो सेल कंपनियां बनाकर पार्टियों को चंदा दे सकती थी। अब यहाँ पर आते हैं हम कुछ आर्टिकल पे जब उसका विरोध हो रहा था। यहाँ पर आप देखिए एबीपी न्यूज का आर्टिकल है, जिसमें चुनावी साल में चंदे पर सवाल, विरोध में 3 तर्क, इलेक्टोरल बॉन्ड का समर्थन क्यों कर रही थी। ऑब्वियसली बीजेपी तो समर्थन करेगी ही, उसके द्वारा ही लाया गया ये कानून था। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये विपक्ष के सदस्यों द्वारा विरोध किया जा रहा है, जिसमें इसे न्यू फॉर्म ऑफ करप्शन इलेक्टोरल बॉन्ड, यानी इलेक्टोरल बॉन्ड को करप्शन का नया रूप बताया गया था।
ट्रांसपेरेंसी की बात की गई थी कि इलेक्टोरल बॉन्ड में किसी प्रकार की ट्रांसपेरेंसी नहीं है। तो चलिए दोस्तों, हम जानते हैं कि एसबीआई ने जो डाटा जारी किया है उससे कौन कौन सी मुख्य बातें निकलकर सामने आती हैं। चुनावी बॉन्ड का डाटा जो रिलीज किया गया एसबीआई द्वारा, यह 12 अप्रैल 2019 से लेकर 11 जनवरी 2024 तक का है। यानी कि जब से यह लागू हुआ था जनवरी 2018 से 11 अप्रैल 2019 तक का डाटा इसमें जारी नहीं किया गया है। कुल मिलाकर आप इसमें देख सकते हैं 22,217 बॉन्ड्स खरीदे गए हैं और बाकी बॉन्ड 22,030 बॉन्ड इस पे भुनाए गए हैं। इसमें से बाकी बॉन्ड्स खुद ब खुद भुनाए ना जाने के कारण प्रधानमंत्री राहत कोष में चले गए। इसमें सबसे ज्यादा चंदा देने वाली कंपनी का नाम फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड का आता है, जिसने कुल मिलाकर 1368 करोड़ का चुनावी बॉन्ड खरीदा। इसमें सबसे ज्यादा चंदा देने वाले इंडिविजुअल व्यक्ति का नाम एसएन मोहंती आता है, जो 45 करोड़ का चंदा जिन्होंने दिया है। ऑब्वियसली सबसे ज्यादा चंदा पाने वाली पार्टी यहाँ पर बीजेपी ही होगी, जिसे 6060 करोड़ के आसपास मिला है। एसबीआई द्वारा जारी किए गए अगर डाटा का एनालिसिस किया जाए तो उसमें टॉप 20 परचेजर्स के नाम आते हैं जिन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे। टॉप 10 इंडिविजुअल डोनर्स के भी नाम आते हैं जिन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड्स विभिन्न पार्टियों को जारी किए। इसके अतिरिक्त वे सभी पार्टियां जिन्हें सबसे ज्यादा चंदा मिला उनके बारे में भी इसमें जानकारी प्राप्त होती है। यहाँ पर आप बात करेंगे टॉप 20 परचेसर्स की, तो इसमें फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड का नाम सबसे शीर्ष पर आता है, जिसने 1368 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदे और विभिन्न पार्टियों में बांट दिए। अब यहाँ पर आप दूसरे नंबर पर देखेंगे तो मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का नाम आता है, जिसने लगभग 1000 करोड़ रुपए का चुनावी बॉन्ड खरीदा और विभिन्न पार्टियों में बांट दिया। इसके अतिरिक्त टॉप 20 परचेजर्स में वेदांता लिमिटेड का नाम है, जो कि काफी चर्चित कंपनी है, जिसने लगभग 400 करोड़ के आसपास चुनावी बॉन्ड खरीदा। इसमें कहीं पर भी आपको अडानी अंबानी कंपनी का नाम देखने को नहीं मिल रहा है। अब आते हैं टॉप 10 इंडिविजुअल डोनर्स जिन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चंदा विभिन्न पार्टियों को दिया। इसमें सबसे शीर्ष पर आते हैं मिस्टर एसएन मोहंती, जिन्होंने 45 करोड़ रुपए का बॉन्ड खरीदा और विभिन्न पार्टियों में बांट दिया। इसके बाद दूसरे नंबर पर आते हैं लक्ष्मी निवास मित्तल, जिन्होंने 35 करोड़ रुपए का बॉन्ड खरीदा और विभिन्न पार्टियों में बांट दिया। इसके अतिरिक्त आप देख सकते हैं KR राजा, राहुल भाटिया, सौरभ गुप्ता जैसे नाम हैं, जिन्होंने 10 करोड़, 13 करोड़, 20 करोड़ जैसे बॉन्ड खरीदे और विभिन्न पार्टियों में बांट दिया। अब चलिए हम एनालिसिस करते हैं कि सबसे ज्यादा किन पार्टियों को चंदा मिला, उनमें सबसे शीर्ष पर कौन है। तो सबसे शीर्ष पर जैसा कि एक्सपेक्टेड था बीजेपी है, जिसे 6566 करोड़ के आसपास चुनावी बॉन्ड चंदा मिला। आप यहाँ पर कांग्रेस की बात करेंगे तो कांग्रेस को 1123 करोड़ रुपए, टीएमसी तृणमूल कांग्रेस जो कि ममता बनर्जी की पार्टी है और पश्चिम बंगाल में रूल करती है, 1093 करोड़ रुपए का इन्हें चंदा मिला। वहीं शिवसेना की बात करें तो 101 करोड़ और आप पार्टी की बात करें तो 94 करोड़ का इन्हें चुनावी बॉन्ड मिला। दोस्तों, एसबीआई द्वारा जारी किए गए इस डाटा का जब आप कंप्लीट एनालिसिस करेंगे तो आप समझ पाएंगे कि उन दो व्यक्तियों का नाम इसमें बिल्कुल भी नहीं है जिनका पिछले 5 वर्षों से विपक्ष द्वारा बहुत चर्चा किया जा रहा था। ये दो व्यक्ति हैं मिस्टर अंबानी और मिस्टर अडानी। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर एक बीजेपी के प्रवक्ता हैं शायद ये तंज कसते हुए लिखते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड डिटेल्स रिवील नो ट्रेस ऑफ अडानी एंड अंबानी, yet the opposition continues its desperate attempts to implicate them. When will they learn? I think the opposition is a lost cause. और वे यहाँ पर लिखते हैं कि अंकल एंड आंटीज आफ्टर नोइंग अडानी इज नॉट ऑन द इलेक्ट्रॉन बॉन्ड लिस्ट। यहाँ पर विपक्ष को अंकल एंड आंटी की तरह प्रस्तुत किया गया है, उन्हें रूटा हुआ बताया गया है, उन्हें शॉक्ड बताया गया है कि किस प्रकार मिस्टर अंबानी और अडानी का नाम ना पाकर उन्हें उनका रिएक्शन रहा होगा। इसके अतिरिक्त सोशल मीडिया में और भी बहुत से मीम्स चल रहे हैं, जैसा कि आप यहाँ पर प्रियांशु मोदी का परिवार जो है वो लिखते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अपलोड्स इलेक्टोरल बॉन्ड्स डाटा एज पर सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर, बीजेपी हैज नॉट रिसीव्ड फंड्स फ्रॉम अंबानी एंड अडानी, दिस डाटा हैज एक्सपोज्ड कांग्रेस मैलिशियस एजेंडा अगेंस्ट रिलायंस एंड अडानी। तो यहाँ पर भाई साहब इसे कांग्रेस और विपक्ष का एजेंडा बता रहे थे, जो अंबानी और अडानी का नाम बीजेपी से जोड़ा जा रहा था। इसके अतिरिक्त आप इनका एक डॉक्टर पूर्णिमा है, ये लिखती हैं कि अपोजिशन एंड कांग्रेसी हैंडल्स सर्चिंग फॉर अडानी अंबानी कंपनी नेम्स इन इलेक्टोरल बॉन्ड लिस्ट पब्लिश्ड बाय इलेक्शन कमीशन। आप ये देखिए, इस मीम के जरिए उन्हें विपक्ष बताया गया है
और उन्हें ये कहते हुए बताया गया है कि नीचे से चेक कर शायद कहीं नाम मिल जाए। इसके अतिरिक्त आप एक और ट्वीट पढ़ सकते हैं, ये मिस्टर यथार्थ का है, जिन्होंने लिखते हैं कि नो अडानी नो अंबानी इन द इलेक्ट्रॉन बॉन्ड लिस्ट। कुल मिलाकर मिस्टर यथार्थ ये इन पर तंज कस रहे हैं कि क्या इन दो व्यक्तियों को पहले से पता था कि ये लिस्ट बाद में सार्वजनिक हो जाएगा, और इन्होंने 1 रुपया भी चंदा ना केवल बीजेपी को बल्कि किसी भी पार्टी को नहीं दिया। तो ये एक संदिग्ध बात है कि क्या इन्हें सच में पता था पहले से कि ये लिस्ट सार्वजनिक होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए जानते हैं उस व्यक्ति के बारे में जो इस चुनावी डाटा में सबसे ज्यादा उभर कर सामने आए हैं और जिन्होंने सबसे ज्यादा चुनावी बॉन्ड खरीदा और विभिन्न पार्टियों को चंदा दिया। तो ये व्यक्ति हैं लॉटरी किंग नाम से प्रसिद्ध फ्यूचर गेमिंग एंड सर्विसेज के मालिक। कथित तौर पर फ्यूचर गेमिंग एंड सर्विसेज के मालिक दक्षिण भारत के लॉटरी किंग सेंटियागो मार्टिन हैं। फ्यूचर की वेबसाइट के मुताबिक मार्टिन ने 13 साल की उम्र में लॉटरी व्यवसाय शुरू किया। इसके बाद से वो पूरे देश में लॉटरी के खरीदारों और विक्रेताओं के एक विशाल नेटवर्क को बनाने में कामयाब रहा। दक्षिण में यह फर्म मार्टिन कर्नाटक के तहत चलती है, जबकि उत्तर पूर्व में इसे मार्टिन सिक्किम लॉटरी के नाम से जाना जाता है। इन पर हाल ही में समय समय पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और ईडी द्वारा कई रेड भी मारे गए और कई कार्रवाइयां वर्तमान में भी चल रही हैं। दोस्तों, आप यहां पर एएनआई के विभिन्न ट्वीट्स देख सकते हैं, जिसमें वो लिखते हैं कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा मार्टिन सेंटियागो पर रेड मारा गया, जिसमें 595 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई। इसके अतिरिक्त आप यहां पर देख सकते हैं कि ईडी ने उन पर एक केस फाइल किया और यहां पर एक और केस ईडी द्वारा फाइल किया गया। चलिए अब जानते हैं कि आखिर इस मार्टिन सेंटियागो द्वारा कब कब चुनावी बॉन्ड खरीदे गए और किन किन परिस्थितियों में खरीदे गए। आप यहां पर देख सकते हैं कि इसकी कंपनी ने 2019 से 2024 के बीच कुल मिलाकर 1300 करोड़ रुपए के बॉन्ड्स खरीदे। ईडी ने 2019 की शुरुआत से फ्यूचर गेमिंग के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू कर दी। 2019 जुलाई तक 250 करोड़ से अधिक की संपत्ति इसकी कुर्क कर दी गई। इसके अतिरिक्त 2 अप्रैल 2022 को 409.92 करोड़ रुपए की चल संपत्ति फिर से कुर्क की गई। अब यहाँ पर गौर करने वाली बात है कि कुर्की के 5 दिन बाद ही 7 अप्रैल 2022 को फ्यूचर गेमिंग ने 100 करोड़ रुपए का चुनावी बॉन्ड खरीदा। अब आप समझ सकते हैं कि जब रेट पड़ती है तो वह चुनावी बॉन्ड किसे जाएगा। बहरहाल, ईडी ने अपने जांच में यह बताया कि मार्टिन और उनके सहयोगियों ने 1/4/2009 से 31/8/2010 की अवधि के दौरान पुरस्कार विजेता टिकटों को दावों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया और कुल मिलाकर 910.3 करोड़ रुपए की अवैध कमाई की। दोस्तों, एसबीआई द्वारा जारी किए गए चुनावी बॉन्ड की सूची में दूसरे सबसे बड़ी कंपनी जिन्होंने चुनावी बॉन्ड खरीदा उभर कर सामने आती है मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। राजनीतिक दलों को दूसरा सबसे बड़ा चंदा देने वाली यह कंपनी मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड है, जिसके मालिक कृष्णा रेड्डी हैं, जिसने 2019 से लेकर 2024 तक कुल मिलाकर 1000 करोड़ रुपए का चुनावी बॉन्ड खरीदा और विभिन्न पार्टियों को बांट दिया। दोस्तों, गौर करने वाली बात यह है कि तेलंगाना सरकार द्वारा इसी बीच कालेश्वरम बांध परियोजना, जो कि 1.47 लाख करोड़ रुपए की लागत का है, प्रोजेक्ट कृष्णा रेड्डी को यानी कि मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को दिया जाता है। इसके जैसी और भी परियोजनाएं इस कंपनी को दी जाती हैं। और अब जानेंगे तो जोजिला सुरंग और पोलारम बांध का निर्माण भी यही कंपनी कर रही है। कुल मिलाकर आप समझ सकते हैं कि गिव एंड टेक का खेल चल रहा है और विभिन्न कंपनियां जो जितना जान देती है, विभिन्न सरकारों द्वारा, किसी एक पर्टिकुलर पार्टी नहीं बल्कि विभिन्न पार्टियों द्वारा ही जहां जहां उनकी सत्ता होती है उन्हें प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं। चलिए अब इसका दोस्तों चुनावी बॉन्ड के इस क्रोनोलॉजी को हम महेश्वर पेरी द्वारा किए गए ट्वीट से बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, जहां पर उन्होंने विभिन्न घटनाओं का जिक्र किया और कब कब बॉन्ड खरीदे गए वो बताया गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 अप्रैल 2022 को फ्यूचर गेमिंग के पास ईडी का रेट पड़ता है और 7 अप्रैल को वो बॉन्ड खरीदते हैं। इसी प्रकार आप अरबिंदो फार्मा की बात करें तो अरबिंदो फार्मा के मैनेजिंग डायरेक्टर को 10 नवंबर को गिरफ्तार कर लिया जाता है और 15 नवंबर को उनके द्वारा इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स खरीदे जाते हैं। इसी प्रकार आप शिरडी साई इलेक्ट्रिकल्स की बात करें तो इनके 20 दिसंबर को 2023 को आईटी का रेट पड़ता है और 11 जनवरी 2024 को ये बॉन्ड खरीदते हैं। इसी प्रकार आप टॉरेंट पावर की बात करें तो कुछ ऐसा ही हाल इनका भी है। डॉक्टर रेड्डी जो एक जानी मानी फार्मास्यूटिकल कंपनी है,
इनके यहाँ 13 नवंबर को इन पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का रेड पड़ता है और 17 नवंबर को ये भाई साहब जाकर चुनावी बॉन्ड खरीद लेते हैं। कुछ ऐसा ही हाल इन सभी कंपनियों का है। तो कुल मिलाकर आप समझ सकते हैं कि गिव एंड टेक का खेल चल रहा है। आप हमें बख्श दो, हम आपको सपोर्ट करेंगे। कुछ ऐसा ही खेल इस चुनावी बॉन्ड के माध्यम से चल रहा है। तो चलिए अब जानते हैं कि इसमें पाकिस्तान का क्या एंगल है। दोस्तों, इसी चुनावी बॉन्ड के मुद्दे में पाकिस्तान का नाम बहुत ही खुलकर सामने आ रहा है और विभिन्न पार्टियां एक दूसरे से इस पाकिस्तान द्वारा दिए गए चंदे को लिंक कर रहे हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि डॉक्टर राकेश पाठक लिखते हैं कि पुलवामा के बाद पाकिस्तान की हब पावर कंपनी ने बॉन्ड खरीदे, किसने भुनाए, अब ई भी हम बताएं। मतलब एक कुल मिलाकर इस पे सीधा सीधा बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं और कह रहे हैं कि हब पावर कंपनी द्वारा जो कुल मिलाकर 1 करोड़ के आसपास का बॉन्ड खरीदा गया, इसे बीजेपी को दिया गया। इसके अतिरिक्त आप दूसरा ट्वीट पढ़ेंगे जो कि सुधीर मिश्रा का है। ये लिखते हैं कि मीडिया ये भयानक खबर क्यों नहीं दिखाता। कांग्रेस को 18 अप्रैल 2019 को पाकिस्तान की हब पावर कंपनी से चुनावी बॉन्ड प्राप्त हुए। कांग्रेस बताए कि दुश्मन देश की पाकिस्तानी कंपनी से आपके क्या रिश्ते हैं। यहाँ पर ये सुधीर मिश्रा इस चुनावी बॉन्ड के पीछे कांग्रेस का हाथ बता रहे हैं। कुल मिलाकर एक दूसरे पर पाकिस्तान के नाम पर छींटाकशी जारी है। चलिए अब इसका फैक्ट चेक करते हैं हम कि वास्तव में ये पाकिस्तान द्वारा चुनावी बॉन्ड किसे गया और ये वास्तव में पाकिस्तानी चुनावी बॉन्ड है या नहीं। आप यहाँ पर देखेंगे हब को, जो पाकिस्तान की कंपनी है, इसके द्वारा एक ट्वीट किया गया जिसमें इसने क्लैरिफिकेशन दिया है। क्लैरिफिकेशन को जब आप पढ़ेंगे तो वे लिखते हैं क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग फॉल्स क्लेम्स ऑन आइडेंटिटी ऑफ द हब पावर कंपनी लिमिटेड। और वे आगे लिखते हैं कि इट हैज कम टू आवर अटेंशन दैट हबको इज बीइंग mistakenly identified as and connected to the recent inquiry in Indian about electoral bonds, which includes an Indian company called Hub Power Company. कुल मिलाकर ये कहना चाह रहे हैं कि उनकी कंपनी को एक इंडियन कंपनी के साथ मिस आइडेंटिफाइड कर लिया गया है, यानी वह कंपनी एक इंडियन कंपनी है, यह पाकिस्तानी कंपनी नहीं है। इन्होंने खुद ही क्लैरिफिकेशन दे दिया है। इसके अतिरिक्त आप यहाँ पर गुड्स एंड सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट ने भी एक नोटिस जारी किया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि हब पावर कंपनी, जो कि इंडियन बेस्ड कंपनी, जिसके मालिक रवि मेहरा है, के बारे में बताया गया है कि एक इंडियन कंपनी। इससे स्पष्ट होता है कि पाकिस्तान के इससे कोई लेना देना नहीं है, उसे बेचारे को बीच में घसीटने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो ये हब पावर कंपनी है, ये इंडियन बेस्ड है और इसने ही बॉन्ड खरीदे हैं। चलिए अब हम निष्कर्ष पर आते हैं कि इतने डाटा के एनालिसिस करने से हमें क्या निष्कर्ष पता चलता है और आज तक के घटनाक्रम में हमें क्या समझ में आता है। हमें समझ में यह आता है कि एसबीआई द्वारा जो डाटा जारी किया गया है उसमें किस व्यक्ति ने बॉन्ड खरीदे और किस पार्टी को कितने बॉन्ड्स मिले, इस बात का तो पता चलता है, लेकिन इस बात का पता नहीं चलता कि किस व्यक्ति ने, किस कंपनी ने, किस पार्टी को चंदा दिया। यानी कुल मिलाकर दोनों डाटा को आपस में लिंक नहीं किया गया है। एसबीआई द्वारा इस में यह तर्क दिया गया था कि उनके पास इसके लिए अभी समय नहीं है। वे सीधे सीधे 2 लिस्ट जारी कर दिए, उन्होंने जारी कर दिया, जिसमें एक लिस्ट में चुनावी बॉन्ड खरीदने वालों के नाम और दूसरे लिस्ट में चुनावी बॉन्ड के जरिए पैसे काटने वाले पार्टियों का नाम रहा। कुल मिलाकर अब भी प्रश्न सूचना के अधिकार के उल्लंघन का बना हुआ है और सुप्रीम कोर्ट का रुख भी इस पर सख्त है। आइए जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या कर रही है। सुप्रीम कोर्ट का रुख इस पर सख्त बना हुआ है और वह एसबीआई को आड़े हाथों लेते हुए 18 मार्च की सुनवाई में कहते हैं कि 21 मार्च तक यदि सभी जानकारियां उपलब्ध नहीं कराई गई तो उन पे सुप्रीम कोर्ट की अवमानना के तहत कार्रवाई की जाएगी और उन्हें यह सजा भुगतने के लिए तैयार रहना होगा। तो कुल मिलाकर निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट चुनावी बॉन्ड के मुद्दे पर बेहद गंभीर नजर आ रही है और एसबीआई के ढुलमुल रवैये से नाराज दिखाई दे रही है। दोस्तों, आप यहां पर देख सकते हैं इस आर्टिकल में सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को 21 मार्च तक चुनावी बॉन्ड संबंधी सभी जानकारी उपलब्ध कराने की बात कही है। इसके अतिरिक्त आप द हिंदू का एक आर्टिकल देखते हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कंप्लीट डिस्क्लोजर का चुनावी बॉन्ड संबंधित एसबीआई को। यहाँ पर आप एनडीटीवी का भी एक और आर्टिकल देख सकते हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि वांट टू इंश्योर नथिंग सप्रेस्ड, यानी कि कुछ भी छुपाया न जाए, इस बात की हम सिक्योरिटी करेंगे। यहाँ पर आज तक का एक और आर्टिकल आप पढ़ सकते हैं कि एसबीआई को बस 3 दिन का समय दिया गया है, यानी 18 मार्च का आर्टिकल है और गुरुवार शाम 5 बजे तक, यानी कि कल तक इन्हें इलेक्टोरल बॉन्ड का संबंधी सारी जानकारियां दी जाएगी। तो आप समझ सकते हैं सुप्रीम कोर्ट इस मुद्दे को लेकर कितना गंभीर है।
तो दोस्तों आपको ये हमारा इलेक्ट्रॉल बॉन्ड से संबंधित वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।